चलिए आज का हम जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। फील करते हैं तो आपको एनर्जी से बूस्ट करने के लिए एक एनर्जी बूस्टर लेकर आया हूँ मैं कोट्स के रूप में, जिसको आप सुनेंगे और आपको एनर्जी आएगी, मुझे ऐसा मोटिवेट फील करेंगे आप, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप मैं कोट्स ये है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, है ना। एजुकेशन, अगर आप कुछ अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं या फिर अपनी नहीं कोई सोशल सर्विस भी करना चाहता है, कोई अपने देश की सेवा भी करना चाहता है, आप कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहले जो है आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। पहले तो आप खुद को तो काबिल बनाओ कि आप जो है सो किसी औरों की मदद कर सकें, आपके सारे 4 लोग जी सकें। ठीक है, फिर आप किसी सोशल सर्विस के बारे में और फिर ही आप कुछ कर भी सकते हो अपने कंट्री को लेकर के। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा ये कोर्स ये था। और दूसरा कोर्स ये है कि मंजिल भी ज़िद्दी है, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। मंजिल भी ज़िद्दी है, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे हौसले भी ज़िद्दी हैं, हमारे हौसले भी ज़िद्दी हैं। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग को अपने मन के अनुसार अपने डिजायर जो होती है कि हम इतना, जैसे कॉलेज में परसेंटेज लाना है, ये जॉब लेना है, तो वो कभी कभी नहीं फुलफिल हो पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर उसको डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा या फिर ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मंजिल ज़िद्दी है, उनको बताओ आप मंजिल को कि अगर मंजिल भी ज़िद्दी है, अगर तू ज़िद्दी है, तो रास्ते भी, तुम्हारे तक पहुंचने का रास्ता भी अगर ज़िद्दी है, तो भाई मैं भी कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी ज़िद्दी हूँ। और जब तक तुम तक पहुँचूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, पीछे पलट के देखूंगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने फेज डिफरेंस को जाना था, अच्छे से समझा था, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि फेज डिफरेंस क्या होता है, ये कहाँ पे डिफाइंड होता है, कैसे हम इसको समझते हैं, कौन सा लीडिंग है, कौन सा लैगिंग है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, वोल्टेज करंट, लीडिंग लैगिंग, ये सारा का सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था और उसमें भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। जो अगला हम लोग का टर्म आने वाला है एसोसिएटेड विथ एसी वेवफॉर्म, तो अगला टर्म आता है पावर फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अभी के इस समय आपसे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। आगे आपको पावर फैक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ना है कि वो क्यों जरूरी है, ये क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन में के लिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन में अगर ये हमारा सही है, पावर फैक्टर हम कनेक्शन कर लिए अगर, तो हम बहुत सारे कॉस्ट बचा सकते हैं। दैट्स व्हाई, है ना, वी शुड अंडरस्टैंड पावर फैक्टर, व्हाट इज पावर फैक्टर एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पावर फैक्टर के बारे में। अभी उतना नहीं, आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है और ये जो है बताया जा रहा है पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। फिलहाल अभी आप इसको याद रखेंगे हमेशा, है ना। और हाँ, इसमें कुछ पावर के फॉर्मूलाज आएंगे जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ। अगर वो रिविजन आपको है, अगर आपको याद है, तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलिए चलते हैं। पावर फैक्टर, इट्स कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये क्या है? वोल्टेज एंड करंट का एंगल है, नहीं, ये वोल्टेज करंट का कोसाइन एंगल है। ठीक है, एंगल मतलब तो कोई भी हो सकता है ना, नहीं, ये कोसाइन एंगल है। ठीक है, इट्स कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, पावर फैक्टर को कोसाइन एंगल के रूप में कैसे, थीटा अगर एंगल है उसका कोसाइन एंगल कितना होगा, कॉस थीटा होगा। इसी को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। वी आई है और यहाँ पे थीटा है। ठीक है, दिखाया मैंने। अब देखिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका पावर फैक्टर फॉर्मूला होता है आर बाई जेड। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, जेड क्या है, इंपीडेंस है। ठीक है, उसी के लिए मैंने लिखा है। एक और फॉर्मूला होता है इसका पावर फैक्टर का, एक्टिव पावर बाय अपीरेंट पावर। ठीक है, एक्टिव पावर और अपीरेंट पावर को मैंने डिटेल से आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है, इसलिए मैंने आपको बोला कि रिवीजन करके क्लास में जरूर आया करें, ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिव पावर बाय रिएक्टिव पावर। ठीक है, अच्छा, आर का अपोजिट क्या होता है तो बता सकते हैं क्या? आर का अपोजिट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का अपोजिट मैंने क्या लिखा था बताए, कंडक्टेंस लिखा था। क्या लिखा था? कंडक्टेंस लिखा था। और इंपीडेंस के अपोजिट मैंने क्या लिखा था? इंपीडेंस से डिनोट करते थे जेड से वहां पे, और जेड का रेसिप्रोकल वाई होता था। ठीक है, वाई बराबर क्या लिखते थे, 1/z लिखते थे। वाई क्या बोलते थे, एडमिटेंस बोलते हैं। तो वही यहाँ पे है जी बाय वाई, पावर फैक्टर बराबर आर बाई जेड यानी रेजिस्टेंस बटा इंपीडेंस इज इक्वल टू एक्टिव पावर बाय रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू जी बाय वाई यानी कंडक्टेंस बाय एडमिटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे डिफाइन करेंगे पावर फैक्टर लीडिंग है या लैगिंग है? क्या कैसे डिफाइन करेंगे पावर फैक्टर लीडिंग है, लीडिंग है या फिर लैगिंग है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। अगर इफ करंट इज अहेड बाय वोल्टेज, है ना, इफ करंट इज अहेड बाय वोल्टेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट्स कॉल्ड लीडिंग पावर फैक्टर। और यू कैन से दैट इफ वोल्टेज इज बिहाइंड बाय करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट्स कॉल्ड लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, है ना। इफ करंट, वही मैंने लिखा भी यहाँ पे, इफ करंट इज अहेड बाय वोल्टेज इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, देन पावर फैक्टर इज कॉल्ड लीडिंग पावर फैक्टर। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने इसको दिखाया है,
यहाँ पे मैंने इस चीज़ को दिखाया है कि अगर यह कोई बी है और यहाँ पे करंट है, मैंने दिखाया है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने कल ही बताया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट आगे, इफ करंट इज अहेड बाय वोल्टेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन पावर फैक्टर इज कॉल्ड लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म है आप में, पावर ट्रायंगल है ना। पावर ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज पावर ट्रायंगल, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल के पहले मैं आपको पावर से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस, फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूं। एक्टिव पावर इज इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू होता है वी आई साइन फाई, एंड अपीरेंट पावर इज इक्वल टू होता है वी आई। यहाँ पे सारे वी और आई मतलब वोल्टेज और करंट के जो भी यहाँ पे टर्म है, जो भी मतलब यहाँ पे वैल्यू है, ये क्या आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, ये भी मैंने अभी जस्ट इसके बाद मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यह फॉर्मूला होता है आपको, मुझे लगता है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इसे याद आप लोग को होगा। अब देखिए ड्रॉ कैसे करते हैं। एक्टिव पावर को सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं, ये फिक्स है। एक्टिव पावर फिक्स होता है, एक्टिव पावर कांस्टेंट होता है। आप हमेशा याद रखें इस चीज को, क्या होता है कैसे होता है, आगे के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। इतना फिलहाल समझिए, एक्टिव पावर हमेशा कांस्टेंट होता है और एक्टिव पावर को हमेशा हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर रखते हैं। रिएक्टिव पावर जो है ये क्या होता है, रिएक्टिव पावर जो है ये लॉस के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है कैसे होता है, इसको फर्दर लेक्चर में हम लोग समझेंगे आगे। फिलहाल इतना समझिए कि एक्टिव पावर को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखते हैं और एक्टिव पावर को उसके जस्ट नीचे आप ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसा आपको जो है इस क्वांटिटी के अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार आप ड्रॉ कर सकते हो। तो वी आई साइन फाई उसके रिएक्टिव पावर है ना, एकदम परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस पे। ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, यानी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एपिरेंट पावर कहते हैं। एपिरेंट पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आई है ना, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, दोनों क्या है, सबका सब आरएमएस वैल्यू में है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए, हमको अगर ये पता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का वैल्यू पता है, वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू पता है, तो एपिरेंट पावर कैसे निकालते हैं। अगर आपने पहले ही पढ़ा होगा, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या पढ़ते थे, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला कैसे पढ़ते थे कि हाइपोटेनियस इक्वल टू एल का स्क्वायर रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। उसी तरह से हम यहाँ लिख लेंगे एपिरेंट पावर इक्वल टू एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर है, प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर रूट अंडर और स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला है। आप लोग याद रखेंगे, एपिरेंट पावर इज इक्वल टू रखेंगे, एपिरेंट पावर इज इक्वल टू रूट अंडर एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ऐसे आप ध्यान रखें। आइए अब हम एवरेज वैल्यू के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं जी, एवरेज वैल्यू के बारे में। इट इज वैल्यू ऑफ डीसी प्रेजेंट इन एनी वेवफॉर्म। मैंने आपको कल अगर याद हो तो बताया था कि डीसी वैल्यू ऐसा वैल्यू है जो कांस्टेंट चलता है, इसका टाइम के साथ में ना मैग्नीट्यूड बदलता है ना डायरेक्शन बदलता है। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट है ना, इसका डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो और ये डीसी वैल्यू किसी भी वेवफॉर्म का वो वैल्यू है ना, क्या है एवरेज वैल्यू, क्या है एवरेज वैल्यू किसी भी वेवफॉर्म का वो डीसी वैल्यू होता है। ठीक है, डीसी वैल्यू मतलब जो कि वहाँ पे जो उस वेवफॉर्म में कांस्टेंट चलता है वो उसका वैल्यू होता है। ठीक है, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू डीसी। ये है ना एवरेज वैल्यू, हमेशा किससे रिलेटेड होता है, हमेशा ये पूर्ण रूप से डीसी से रिलेटेबल होता है। एवरेज वैल्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है एरिया अंडर वन साइकिल बाय टाइम पीरियड। ठीक, इसमें मैंने आपको सवाल भी करवाने हैं, तो आगे आने दीजिए, मैं इसमें सवाल करवाऊंगा। इसको आप हमेशा याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको सब जगह पे काम देने वाला है। एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर वन साइकिल बाय टाइम पीरियड। ठीक है, अब जैसे देखिए हम लोग एरिया निकलना सीखते हैं कि और जानते हैं कि किसका एरिया कितना होता है। जैसे ये रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया ए इंटू बी, अगर ए इसका लेंथ है और विड्थ है बी तो ठीक है। फिर अगर ये स्क्वायर है तो उसका एरिया ए स्क्वायर, क्योंकि इसका सारा का सारा क्या होता है, साइड्स इक्वल होते हैं और इसका दो साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब एक साइड के जस्ट अपोजिट वाला साइड इक्वल होता है और उसी तरह इसका भी ये इक्वल होता है। ये मुझे उम्मीद है सब बच्चों वाली बात है, आप लोग को सब पता होगा। ट्रायंगुलर मैं आपसे एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर का भी हमको फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू एल इंटू बी। अब हम सीखते हैं, आपके सामने मैं ड्राइव करूंगा कि कैसे हम लोग साइनोसॉइडल वेव जो है उसका एरिया निकालते हैं, क्योंकि उनको एट द एंड हमको काम वहीं से आने वाले हैं, सारा का सारा हमको रिलेशन वहीं से करना है, तो हम उनका जो है एरिया निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। हम लोग साइनसॉइडल वेवफॉर्म का एरिया कितना होता है कैसे फाइंड करते हैं उसको हम जो है सीखते हैं इसके सामने, क्योंकि बाकी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव का हम लोगों ने सीख ही लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सो इसका सीखते हैं कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म का, क्योंकि हमको काम इसी से पढ़ना है, हमारे जितने भी काम होंगे सब इसी वैल्यू के होंगे, मैक्सिमम, सभी नहीं मैक्सिमम। ठीक है, हम इसके बारे में सीखते हैं कि इसका एरिया कितना होता है। कोई बता सकता है एरिया कितना होता है,
मुझे उम्मीद है आप लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि शायद ही कोई होंगे जो पढ़े होंगे अभी, तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ। और हाँ, एक और बात, ठीक है, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का यूज करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन मेथड से इसका एरिया फाइंड करने वाला हूँ। ठीक है, और इंटीग्रेशन जिनको को पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए रंजन सर, जैसे मैं इंट्रोड्यूस उस दिन करवाया था अपने फैकल्टी में थे, तो जो नए फैकल्टी मेंबर हमारे हैं रंजन सर, वो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और वो भी उनके जो कुछ काम है वो बचे हुए हैं, मेरे हो गए, इसलिए मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमारे, ना मतलब व्यूज जा रहे हैं कुछ, है ना। तो चैनल को सपोर्ट, जहाँ 3 लोग आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक पैसा आपसे जा नहीं रहा, आप आराम से बैठ के वीडियो देख रहे हो, कंटेंट एंजॉय कर रहे हो, तो करना भी चाहिए। मैं तो इसी के लिए आप तक वीडियो पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन एक अप्रिसिएशन तो बनता ही है ना यार। 3 लोगों का एफर्ट होने वाला है, चैनल इतना मतलब बिल्कुल सर व्यूज नहीं जा रहे हैं, ना सर शेयर हो रहे हैं, शेयर का जो है परसेंटेज 0% है यार, तो कोई शेयर ही नहीं कर रहा है, 2 से 3 बंदे शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब अप्रिशिएट करो यार हम लोग को, है ना। अब हम लोग भी इंसान है यार, बदले में कुछ तो चाहते हैं, आप लोग कुछ तो चाह नहीं रहे हैं कि आप मेरे को 200 रुपये मेरे अकाउंट में भेज दो, चलो, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है ना। आप लोग थोड़ा सा यार सपोर्ट करो चैनल को, है ना। ग्रो करेंगे तो अभी आपके लिए काम कर रहे हैं, जब ग्रो करेंगे तो भी आपके लिए काम करेंगे, है ना। अगर अभी आप लोगों ने साथ दिया तो हम भी जो है आगे आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे, अच्छे जो है जो अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। देखो यार, एफर्ट या फिर कुछ भी हो म्यूचुअली अच्छा लगता है ना, सेल्फिश मत बनो यार, है ना, सेल्फिश मत बनो। ठीक है, म्यूचुअली कोई भी चीज अच्छा लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग एरिया अगर फाइंड करें, है ना, तो 0 to पाई तक इंटीग्रेट करेंगे और क्या लिख देंगे, v इक्वल टू हमारे पास क्या है, Vm sin ओमेगा t यहाँ पे दिया गया है। ठीक है जी, तो 0 to पाई। ठीक है, और इसमें जो इंटीग्रेशन का एक नियम होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया जाता है, तो Vm को बाहर ले आएंगे। अब क्या बचा, sin ओमेगा t डी ओमेगा टी। अच्छा, डी ओमेगा टी क्या है, वो क्या है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल करते हैं तो एक टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, जो होता है dt। यहाँ पे टाइम क्या है, ओमेगा टी है, इस डेट्स वाई यहाँ क्या है, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में यह चीज इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं कि देखो, जिसको पता नहीं उनके लिए एक फॉर्मूला जो होता है ना, वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन जो है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो अभी हम लोग उसी टर्म का यूज करने वाले हैं। ठीक है, Vm, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to पाई। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to पाई। अब देखो, माइनस को बाहर ले आएंगे, इधर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी, क्या बचा जी, कॉस ओमेगा टी 0 to पाई। ठीक है, माइनस को ले आए बाहर, अब जो बचा कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ये बचा। अब देखिए, माइनस Vm, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और किसका, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। अब इस माइनस ये इसको जोड़ेंगे, दोनों जोड़कर कितने आ जाएंगे, -2 आ जाएंगे, और एक माइनस हमारे पास बाहर है तो कितने हो जाएंगे, 2Vm आ जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि साइनोसॉइडल वेव का जो एरिया होता है वो 2Vm होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में, आप सेमेस्टर में हो या फिर अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी क्यों ना कर रहे हो, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज रहा हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक। कल मैं आपको इस पे एवरेज वैल्यू से लेकर बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूँ, हमको 4-5 सवाल करेंगे, फिर हम लोग आरएमएस वैल्यू पे जाएंगे। वीडियो को शेयर करो, ठीक है, अच्छा कंटेंट लग रहा है तो एंजॉय करो। ठीक है, कंटेंट को एंजॉय करो, खेलो उसके साथ। यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खेल है, इसमें इंटरेस्ट जगह मजे करोगे, मजे आ जाओगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बस यही है, सपोर्ट करो यार, बिल्कुल लोगों का एफर्ट होने वाला है आपके लिए, थोड़ा सा अप्रिसिएशन बनता भी है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, है ना, और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।